नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आज हम बात करेंगे तारीखें बदली, नतीजे बदलेंगे। यूपी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चल रहे घमासान के बीच मतदान की तारीखों को बढ़ाया जाना भी अहम हो गया है। सवाल यह है कि क्या तारीख बढ़ने का फायदा सत्तारूढ़ भाजपा को मिलने जा रहा है। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर टालेंगे और पूरी तरह हारेंगे लिखते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का भरोसा बढ़ाया। जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साइकिल को पंचर बताते हुए विपक्ष को जनाधार के मामले में कमजोर ठहराया है। ये बात दूसरी है कि राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि विलंब से मतदान होने पर भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल ने सपा की अपेक्षा विलंब से प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। चुनावी नफा नुकसान की बात पूरी तरह से मतों की गिनती के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। इसके बावजूद फिलहाल आस्था के नाम पर बढ़ाई गई वोटिंग की तारीख को लेकर दलों के बीच सियासत जारी है, जिससे लोगों के जहन में लाभ हानि को लेकर तमाम सवाल कौंध रहे हैं। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें रिक्त हैं, माफ करिएगा 10 विधानसभा रिक्त हैं, लेकिन फिलहाल 9 पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान किया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर याचिका लंबित होने की वजह से चुनाव नहीं कराया गया है। आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर उत्साहित सपा ने सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की और इसी बिना पर यह माना जा रहा है कि थोड़ा सा पहले आगे चल रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसने अपने प्रत्याशियों के नाम पर पहले से ही आत्मचिंतन किया, अपने प्रत्याशियों को आगे बढ़ाया, अपने प्रत्याशियों के नाम जल्दी दिए, जिससे उन्हें तैयारियों का मौका मिला। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में लगातार खींचतान चलती रही और जब प्रत्याशियों के नाम आए, जब वह तैयारी कर रहे थे, सीएम की रैलियों की डेट फाइनल हो गई, फिर उन्होंने इसके बाद जब तारीखें बदली कुछ दिन पहले, तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि बीजेपी हार मान रही है। सपा के लिए कहा गया कि इन्हें हिंदू धर्मों से दिक्कत है, हिंदू के त्योहारों से दिक्कत है। खैर, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 15 तारीख को है, जो वोटिंग होनी थी वो 13 तारीख को होनी थी, ये बात कही गई। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि भाई आपने तारीखें तो बदल दी, नतीजों में कितना इसका फेरबदल होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। अभी सुनवाई भी हुई है आज इरफान सोलंकी केस में, उन पर सजा पे क्या होता है ये भी फैसला आना बाकी है। लेकिन अगर इरफान सोलंकी की सीट पर भी फैसला आ जाता है तो उपचुनाव सीसामऊ विधानसभा सीट में नहीं होगा, जो एक ये मोटा मोटा अपडेट है इन पूरी 9 सीटों में। तो मान लीजिए 8 सीटों पर ही विधानसभा चुनाव होंगे, अगर उपचुनाव होंगे विधानसभा के। लेकिन अगर फैसला आता है तो इरफान सोलंकी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और वो और उनके भाई पर जो मुकदमे दर्ज है उसको लेकर सज़ा रोकने और तमाम चीज़ें हैं। खैर, हम लोग वापस मुद्दे पे आते हैं। 2027 से पहले ये 9 सीटों का विधानसभा चुनाव, माफ़ करिएगा उपचुनाव, एक प्री एग्ज़ाम या प्री बोर्ड की तरह हम कह दें तो दोनों पार्टियां उसको उसी तरह लेकर देख रही हैं। जिस तरीके से कमान भाजपा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, तब से ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में कुछ बड़े फेरबदल होने के आसार हैं। लेकिन लगातार अखिलेश यादव भी लगातार तैयारियां कर रहे हैं। शिवपाल यादव इस चुनाव में बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखे हैं और फिर से वो बात जिसके लिए कहा जाता है कि वहीं मायावती ने भी अपने प्रत्याशी उतार कर इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज कर दी। अमूमन उपचुनाव से अपनी दूरी बनाने वाली पार्टी इस बार उपचुनाव लड़ेगी। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आज़ाद समाज पार्टी, जिसके संस्थापक चंद्रशेखर हैं, वो इस पूरी चीज़ को कैसे देखते हैं। उनके भी प्रत्याशी हैं, लेकिन कहीं कहीं उनके पर्चे खारिज हो गए हैं, तो वहाँ पर उस तरीके का मुझे लगता है कोई अब ज़्यादा जनाधार नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से उनके जो प्रत्याशी वो नहीं लड़े। महाराष्ट्र में भी कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है आज़ाद समाज पार्टी की। तो हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, हम सीधे अवरल मलिक के पास चलेंगे, बीजेपी प्रवक्ता है। अवरल, अगर बात की जाए तो तारीखों को टालना, प्रत्याशियों के चयन में देरी होना, यूपी में जो लोकसभा के रिजल्ट थे
उसके बाद से एक एक कदम फूक फूक के रख रही है भाजपा। इस चीज़ को तो मानना होगा। बड़े बड़े मंथन होने लगे हैं, जो काम नहीं होते थे वो काम होने लगे हैं। जब अभी आप कह रहे थे, मैं एक आप ही के पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और इसी डिबेट में उन्होंने एक बार कहा भी कि एक फला कौम है, उसे भरोसा नहीं करना चाहिए। और जिस शहर से वो आते थे वहीं पे 95 बूथ अध्यक्ष उसी वर्ग के बना दिए गए। उन्होंने कहा हम तो सबको जोड़ने का काम करते हैं। तो जो नेताओं के बयान हैं उनमें भी अब नरमी आई है। जो चीज़ें 2022 में रह गई, 24 में रह गई, लोगों से कनेक्ट नहीं किया, सबको लगा कि सरकार हमारी है, मोदी जी हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता को फिर से आप ले आए हैं अपने वादों में, उनसे बातचीत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल जहाँ जहाँ उपचुनाव है वहाँ पर बिल्कुल जनता के चरणों पर हैं सारे प्रत्याशी। अविरल अनम्यूट कर लीजिए अविरल अपने आप को। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आपको आपकी आवाज आ रही है जी। नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी संवाद स्थापित करने में विश्वास रखती है और हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच जनता से मिलते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं। उन समस्याओं का समाधान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्वास करते हैं गरीबों का हित हो इस चीज में, और कुछ लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि उनके परिवार का हित होता रहे, उनके अपनों का हित होता रहे, उनकी पार्टी का हित होता रहे, केवल उनकी पार्टी आगे बढ़ती रहे। हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं जी। और सेल्फ लास्ट की बात करते हैं। खुद को आखिरी में रखना पसंद करते हैं, खुद को सबसे पहले रखना हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। जहां तक बात है मुस्लिम समुदाय की, और मुस्लिम समुदाय की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ मुसलमान को भी मिल रहा है, और मैं तो कहूंगा अधिक लाभ मुसलमान को मिल रहा है, क्योंकि मुसलमान पिछड़े हुए थे। और मुसलमानों को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की हो, उनका सीधा लाभ मुस्लिम कौम को मिल रहा है। और स्पष्ट रूप से हम इस बात को कहते हैं कि हम मुसलमानों के हित में काम करते हैं, हिंदुओं के हित में करते हैं, सबके हित में करते हैं, लेकिन हम जिहादियों को पसंद नहीं करते, हम आतंकियों को पसंद नहीं करते, खालिस्तानी मेंटालिटी लोगों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जो देश के खिलाफ है हम उन्हें बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं। हमारा बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा है। हम कहते हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आदर्श मान रहे हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, सच्चे मुसलमान हैं, अच्छे लोग हैं, देश का भला चाहते हैं, गरीब का भला चाहते हैं, राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, राष्ट्र के उत्थान में कार्य कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। और मुसलमानों का हक अगर किसी ने मारा है तो समाजवादी पार्टी ने मारा है, कांग्रेस पार्टी ने मारा है। 60 साल तक इस देश में उनकी सरकार रही, उसके बावजूद भी मुसलमान अनपढ़ क्यों रहा? जब हमारी सरकार आई उसके बाद ही मुसलमानों को शिक्षा सही तरीके से मिल पाई। हम स्कॉलरशिप की चिंता करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, हर विषय पर भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर बोलती है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हम चाहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों को मिले। हम लैपटॉप देने की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे भी लैपटॉप चलाएं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आगे बढ़ें। लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमान केवल उनका वोट बैंक बनकर रह जाए, उनके हित में काम करता रहे, उनके झंडे उठाता रहे, उनके नारे लगाता रहे। ये समाजवादी पार्टी के लोगों की मेंटेलिटी है, और ये इन्हें गुमराह करने का, अपने झांसे में लेने का कार्य करते हैं। क्योंकि जब मुसलमान अनपढ़ रहेगा तभी ये उसे डरा सकेंगे, तभी कह सकेंगे कि इस्लाम खतरे में आ गया। जब तक मुसलमान अनपढ़ है, अच्छा, आज आपकी जो बातें वो भी बहुत अलग टाइप की, बड़ी अच्छी बातें आज लग रही मुझे आपकी। आप करो इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों को लेकर बात कर रहे हो, और कभी मतलब ये मोड कैसे चेंज करते हो आप? कभी हिंदू खतरे में बता देते हो, ये मोड नहीं। देखिए, जहां तक बात है मॉड्यूलेट कैसे करते हो, ये बड़ा सवाल है ना। भारतीय जनता पार्टी इसको मॉड्यूलेट कैसे करती है? मेरा सीधा सवाल है कि आप ही की पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं ये। मैंने उनसे पूछा मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में क्या कहेंगे, शहनवाज हुसैन के बारे में क्या कहेंगे, मोहसिन रजा के बारे में क्या कहेंगे, दानिश सदात अंसारी के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा मैंने इनके लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने टारगेट पूरी कौम को कर दिया था। आपकी बातें इस तरीके, आप जो बातें कर रहे हैं, अगर इस लेवल की वो बातें कर रहे होते तो बड़ा अच्छा होता। आपने जैसे बताया ना कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक के आधार पर, ये अच्छी बात कही आपने। सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिला है तो वो एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों को ही मिला है जो है। देखिए फैक्ट की बात है, उस पर नहीं आप जुट लगी, उनके आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उन्हें राशन मिल रहा है, और ये इस देश की खूबसूरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ को समझते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ समझते हैं, लेकिन लगातार
जो विपक्ष आरोप लगाता है आप पे, सुनील जी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, बहुत लंबे समय से उन्होंने मुलायम सिंह यादव को भी कवर किया है लखनऊ में, तो मुलायम सिंह यादव के ऊपर ये आरोप कभी नहीं लगे कि उन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के अधीन हो गए, ये मुसलमानों के बिना कोई काम ही नहीं करते हैं, इनको कोई गुरेज नहीं है कि वो टोपी लगा लें और ये जाके राधे राधे कर लें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी होती थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी अगर टोपी लगा ले और वो चला जाए, और चुनाव में ही याद आता है आप लोगों को अविरल भाई, सिर्फ चुनाव में ही मुद्दा बनता है ये कि आप टोपी लगा लिए, देखिए देखिए तो मुसलमान प्रेमी होगा। अभी आप ही लोग कहेंगे कि ये पूरी पार्टी जो है ये MY फैक्टर पे है, ये पूरी पार्टी इन्हीं लोगों की है। सुनील जी। जी देखिए विशाल जी, आपने जी। पुरानी यादों को फिर जिंदा कर दिया जी। मुलायम सिंह जी को लोग मुल्ला मुलायम भी कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नेताजी के कार्यों को, उनके आदर्शों को, उनकी नीतियों को मैं व्यक्तिगत बहुत मानता हूं। जिस तरह से यारी चाहे पत्रकारों से हो, चाहे समाज के लोगों से हो, चाहे कार्यकर्ताओं से हो, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी निभाते थे, वो अब समाजवादी पार्टी किसी नेता के चरित्र में हमको दिखाई नहीं पड़ती। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते थे तो नेताजी अगर देखते थे कि कहीं साइड से हम लोग जा रहे हैं तो आवाज देके बुलाते थे। उनमें इस बात का अहम नहीं था कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के जनक हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में भी वो चीजें रह गई। और ये सत्य है, जब व्यक्ति सब परिवार का मुखिया जाता है, नहीं होता है, तो कुछ न कुछ तो प्रभाव परिवार पर, पार्टी पर, समाज पर पड़ता है। देखिए, अब हम लोग चर्चा करते थे कि डेट बढ़ने की, तारीख बढ़ने की। तारीख बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा ही फायदा मिलेगा। इसलिए आपने भी कहा, स्वीकार किया इस बात को कि इन्होंने प्रत्याशी देश उतारे। और उपचुनाव में मैं सदैव कहता रहा हूं, मेरा अपना आकलन रहा है कि जो सत्ता पक्ष होता है, ज्यादातर उपचुनाव में विजय उसी की होती है। क्योंकि मतदाता भी सोचता है 2.5-3 साल बचे हैं, अगर विधायक सत्ता पक्ष कोई जीत जाएगा तो हो सकता है हमारा काम हो जाए। ये सारे में तो टूटे हैं सुनील जी, ये सारे में तो टूटे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा 2014 या पहले के जब प्रवीण निषाद गोरखपुर से सांसद हो गए थे, बड़ी बड़ी बातें कर डाली थी यही संजय निषाद और प्रवीण निषाद ने कि मठ पर निषादों का कब्जा होगा, और तमाम बातें उन्होंने करी थी। आपको भी याद होगा, और निकेत हमारे साथ है, निकेत को भी याद होगा, निकेत लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो ये अब सरकारों का नहीं, अब वो जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, इसमें तो इनडायरेक्टली बहुत बड़ी बात जो लोग कहते आते हैं ना कि DM CM सब एक हो जाते, ये तो वाली बात पर आ गए आप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब तो वो वोटर आप वोटर जी। जब अटल जी चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे जी, राज बब्बर जी को लोग कहे जीत गए। सदाकांत जी यहाँ DM थे लखनऊ के, और थोड़ी देर बाद खबर ये आई कि सदाकांत जी ने अटल जी को लखनऊ से जिता दिया है। अरे तो आरोप सिद्ध कहाँ होते हैं? ये आरोप सिद्ध कहाँ होते हैं? सिर्फ क्या EVM सिद्ध हो रहा? बताइए। समाजवादी पार्टी हाशिए से कहां पहुंच गई, तब लोग कहते हैं कि गड़बड़ है। 37 सीटों विजयी हुई लगभग, तो उस समय आरोप नहीं लगा। अभी अगर उपचुनाव में ऐसा होगा तो लोग कहेंगे EVM गड़बड़ है। तो आरोप लगाना तो किसी के ऊपर आसान है, उसकी पुष्टि करना, सत्यता से लाना ये आसान काम नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अनिकेत के पास चलेंगे। अनिकेत, तारीखें बदल दी गई, प्रत्याशियों को बहुत समय दे दिया भाई बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को, लेकिन बड़ा सवाल यही है, कई जगह पैराशूट लैंडिंग कराई गई है प्रत्याशियों को। बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और जो PDA बनाम भाजपा का ये द्वंद्व है, जो ये युद्ध, चुनावी युद्ध है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? और लखनऊ में इसको लेकर या पूरे प्रदेश में लेकर इसको राजनीतिक हलचलों में क्या चर्चा है? पर पहुंच चुकी है। और अगर तारीखों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, अखिलेश यादव के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि तारीखों इसलिए बढ़ा दी बीजेपी ने कि तमाम जो प्रवासी जो लोग हैं जो आएंगे वो अपना वोट ना डाल पाएं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये मानना शायद कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है, क्योंकि साफ तौर पर विशाल अगर बात करें तो तमाम जो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो अलग राज्यों में रहते हैं, काम की तलाश में, वहाँ नौकरी की तलाश में वो रह रहे हैं, वहाँ पर 4 पैसे वहाँ पर कमा रहे हैं, तो जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए सीजन भी होता है, ना केवल छठ का पर्व है बल्कि उनके लिए सीजन भी होता है, क्योंकि यही वो समय है जब धान की कटाई होनी है, गेहूं की बुआई होनी है।
तो पूरा वो समय लेकर अपना आते हैं और कहीं ना कहीं वो रुकेंगे जरूर, अपना वोट भी करेंगे, वोट भी कास्ट करेंगे। हालांकि एक रुख ये भी हो सकता है कि तमाम ऐसे लोग भी जो हरिद्वार जाएंगे या प्रयागराज पहुंचेंगे, गंगा स्नान करेंगे, क्योंकि 15 तारीख से कार्तिक पूर्णिमा है, तो लोगों की उसमें व्यस्तता रहेगी। तो एक बात ये हो सकती है, और उसको लेकर उन्होंने कहा भी कि चुनाव आयोग जब तारीखों को तय करता है तो कहीं ना कहीं पूरी समीक्षा होती है, बैठक की जाती है, और ये देखा जाता है कि जो शेड्यूल तय किया जा रहा है उस शेड्यूल के बीच में कोई भी ऐसा धार्मिक पर्व ना पड़े या कोई भी ऐसी चीज ना पड़े इसमें कोई भी दिक्कत हो चुनाव मतदान के दिन में। तो हालांकि कहीं ना कहीं जो आरोप है अखिलेश यादव के अपने आरोप देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो हालांकि याचिका बीजेपी की तरफ से दी गई थी कि चुनाव की जो तारीखें उनको आगे बढ़ा दिया जाए। और एक रुख ये भी देखा जा रहा है कि जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो हालांकि वो महाराष्ट्र में रैलियों में भी थोड़ा सा वो व्यस्त है और कहीं ना कहीं वो उत्तर प्रदेश में जो रैलियां वो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कारण ये भी हो सकता है। तो हालांकि अपने अलग अलग मानने लोग अलग अलग दलों के, और वहीं जो सियासी जो बयार है, जिस तरह से बयानबाजी देखने को मिल रही है, वो बयानबाजी चाहे पोस्टर वार की बात कर लें या अन्य माध्यमों से या मंचों के माध्यम से, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने तमाम बार बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसे हैं। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों के साथ में जो ट्विटर वार चलता रहा आपस में सियासी दलों के बीच में, तमाम बड़े नेताओं के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं जो अभी बात चर्चा चल रही थी कि आरोप और प्रत्यारोप, तो ये राजनीति में लगना एक आम सी बात हो गई है। और जिस तरह से बात कर रहे थे कि जो संस्कार, जो परंपराएं, जिस तरह से जो कार्यशैली थी पुराने नेताओं की, वो शायद आज के नेताओं में नहीं दिखती है। फिर वो चाहे अटल बिहारी की हम शैली की बात कर लें कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री रहे थे तब वो किस तरह से उनकी कार्यशैली थी, वो किस तरह से विपक्ष से मिलते थे, फिर वो चाहे मुलायम सिंह की बात कर लें, तो ये जो पुराने नेताओं की जो शैली थी राजनीति को लेकर, वो कहीं ना कहीं फिलहाल कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी है वर्तमान की राजनीति को अगर देखें विशाल। हालांकि अगर वोट बैंक की अगर बात करें तो जनता किस ओर जाएगी ये अगर जनता ही तय करेगी, जब चुनाव नतीजे आएंगे तभी तय हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि समय दोनों ही दलों को मिला है और ये जनता तय करेगी जब मतदान होंगे। फिलहाल अगर बात करें विपक्ष की विशाल, तो विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, फिर वो चाहे एनकाउंटर का मुद्दे की बात कर ले या बुलडोजर की बात कर ले, मुद्दों को कैच कर पाए ना, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर ले, मुद्दे तो हैं, मुद्दों को लेकर कहीं विपक्ष बिल्कुल मुद्दे बहुत है उनके पास। ये बड़ा सवाल तो यही बन रहा है कि जगदीश सिंह की पार्टी इस मुद्दे को कैच तो कर पाए। जगदीश सिंह हमारे साथ हैं। जगदीश जी, कल मैं गाजियाबाद में मंथन हुआ समाजवादी पार्टी का, कई बड़े उन्होंने मुद्दे निकाले कि जमीन खरीद फरोख्त, यानी जेवर एयरपोर्ट के पास जो जमीन खरीदी गई, किसान लगातार वहां पर, चूंकि आप खुद भी अधिवक्ता हैं तो समझ जाएंगे, अधिनियम के तहत जो जमीनें खरीदी गई उनका मुआवजा नहीं मिला, ऐसे आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं। उसको लेकर एक्शन मोड पर आ गई है सपा। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है तहसीलों में, थानों में, इसको लेकर हम चुनाव लेकर उतरेंगे। अगर ये मुद्दे लेकर आप उतर जाएंगे तो मुझे लगता है 2027 के नतीजे कुछ और होंगे, लेकिन मुद्दे यही होने चाहिए, तब तो ठीक है, वरना 20 के पहले मुद्दे बदल जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ और चलने लगता है कि अखिलेश भैया और ये सब मुद्दों पे अगर चुनाव होगा तो जो मुद्दे कल गाजियाबाद के मंथन में निकाले हैं अखिलेश यादव ने, उन मुद्दों पर अगर समाजवादी पार्टी हकीकत में चुनाव लड़ रही है तो उसको नतीजों में कुछ बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इससे त्रस्त है आदमी। जगदीश जी, जगदीश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप अनम्यूट कर लीजिए जगदीश जी। मैं अवरेल मलिक के पास चलूंगा। अवरेल, हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आता हूँ अवरेल। जी जगदीश जी अपनी, विशाल जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ये कह रहा था सब लोगों को नमस्कार जी। मैं लेट से जुड़ पाया हूँ। ये कह रहा हूँ कि जो मुद्दे, देखिए ये जो मुद्दे कल गाजियाबाद की बैठक में मंथन हुए, ये सब स्थानीय मुद्दे हैं और ये गाजियाबाद नहीं पूरे प्रदेश की बड़ी ज्वलंत समस्या है। भ्रष्टाचार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतनी मजबूती से जुड़े हुए हैं कि वो जनता त्राही कर रही है जी। और जहां इसीलिए अभी लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है पीडीए का, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और आंकड़े भी सताए हुए जिस तरह से हैं, आप समझ लीजिए कि पूरे के पूरे पीडीए वो मुट्ठी बांध के बैठा है। और ये मुद्दा आज हल, जो अपन विशाल जी आपने कहा कि मुद्दे हम खत्म कर देंगे या भूल जाएंगे, जनता भूल जाएगी, जनता भूलने वाली नहीं। जनता बिल्कुल तैयार बैठी है सबक सिखाने के लिए। उपचुनाव में ये कोई भी, चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, किसी भी चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को
बख्शने वाली नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। 13 तारीख के चुनाव को 20 तारीख किया और मिल्कीपुर का चुनाव इन्होंने वो क्या पोस्टपोन करवाया। इस तरह से किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के सामने टिक नहीं पा रही है। और आदरणीय अखिलेश यादव के चेहरे पर इस देश की, प्रदेश की जनता का पूरा भरोसा है और उस भरोसे को माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत मेहनत के साथ कायम किया, अपने संघर्ष के दम पे कायम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान विरोधी नीतियां हैं, जो करते हैं, झूठ और बड़े भ्रष्टाचार इनके रग रग में बसा हुआ है। जितना देश का भ्रष्टाचारी है वो भारतीय जनता पार्टी की में शामिल हो गया है। आप देख लीजिए, नामों का एक लिस्ट है, लंबी फेहरिस्त है। पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, समझ रहे हैं। और इसमें जो है कहीं कोई कोताही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला अब नहीं बचा है। ये हार की कगार में बैठे हैं। चलिए पीडीए मैं फिर आपसे कहूंगा, मैं आपसे फिर कह दे रहा हूं, मुझे नहीं, मैं अविरल मलिक के पास जाऊंगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ख़राब चीज़ होती है। और जब भी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो हम लोग देख रहे हैं, आप हरियाणा में भी आप लोग यही इंडिया गठबंधन कर रहा था। हरियाणा में भी यही हुआ ना कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, हम ये करेंगे, हम क्रांति ला देंगे, हम ना जाने क्या क्या कर देंगे। उसके उलट हुआ, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो इस चुनाव में सबसे पहले जो अखिलेश, हरियाणा का एक उदाहरण आप न लीजिए। अरे हरियाणा की केवल मध्य प्रदेश का ले लूं, मध्य प्रदेश का ले लूं, छत्तीसगढ़ का ले लूं, राजस्थान का ले लूं, आप बताइए। मैं तो बताता जा रहा हूं। चलिए उड़ीसा का ले लें, क्या उड़ीसा का ले लें, उड़ीसा का ले लें, बिल्कुल सत्ता ही पलट दी। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस जिसको होने लगेगा ना, वो दल कभी भी बहुत पीक पे होगा, वो नीचे आ जाएगा। अविरल मलिक के पास चलेंगे। अविरल, कल रायबरेली में राहुल गांधी थे, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने दिशा की बैठक करी और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा 181 या ऐसे कुछ नंबर एक है, उस पर कॉल किया डीएम के सामने। महिला सुरक्षा को लेकर नंबर जारी हुआ है। महिला सुरक्षा की बात आप बहुत करती है आपकी पार्टी। महिला सुरक्षा की डीएम ने इतनी बातें बता दी और कि जब राहुल गांधी ने फ़ोन किया तो फ़ोन ही नहीं उठा। डीएम ने फ़ोन किया, वो फ़ोन ही नहीं उठा। और महिला सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही थी डीएम। तो जब धरातल पे उसकी चीज़ें देखी गई तो शून्य थी। ये सिर्फ रायबरेली का हाल है। दिशा बैठक वहाँ लगभग 3 महीने बाद हुई थी या उससे ज़्यादा समय बाद हुई थी दिशा की बैठक, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि होते, दिनेश प्रताप सिंह थे, मनोज पांडे थे, तमाम नेता थे। बड़ा सवाल है कि जो महिला सुरक्षा को लेकर नंबर जारी है, पैनिक नंबर, उस पर अगर ऐसा रिस्पांस होगा, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर, जिस पर बात करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को भरोसा दिया कि आप रात में 10 बजे 10 किलो जेवर पहन के भी निकलेंगे तो कुछ नहीं हो, क्योंकि जिस चौराहे वो आपके साथ घटना होगी, अगले चौराहे पे वो आदमी आपको गिरा मिलेगा। ये बयान यमराज खड़े मिलेंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर महिला सुरक्षा को लेकर एक जिले की ये बात है, अगर हर जिले में चेक करा लिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फजीयत हो जाएगी। ये अधिकारी करा रहे हैं आपके, और चुनाव उपचुनाव सर पर है। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय महिला सुरक्षा का, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लगी हुई है इस कार्य में कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से सुरक्षित रहनी चाहिए। आज बहन बेटियां उत्तर प्रदेश की सुरक्षित हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है। रात को 2 बजे भी माताएं बहनें अपने घर से बाहर अपने किसी भी कार्य हेतु निकल सकती हैं, ये हमारी सफलता है। लेकिन जहां तक बात है जगदीश सिंह जी की पार्टी है समाजवादी पार्टी, इनके दौर में क्या हुआ करता था, तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लिया जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था, चाहे वो बहन बेटी हो, चाहे महिला हो या फिर पुरुष भी हो। कोई व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति कोई निकलना नहीं चाहता था 5 बजे के बाद। कट्टाधारी मोटरसाइकिल पर घूमा करते थे। ये 5 बजे के बाद व्यवस्था उत्तर प्रदेश में होती थी। अब रही बात, जिस प्रकार से विशाल जी आपने गिना दिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ उड़ीसा को आपने गिनाया, हरियाणा को आपने गिना दिया, उसके बावजूद भी जगदीश जी के पास कोई उत्तर नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इन्हें देखना चाहिए कि बीजेपी ने क्या किया है जमीनी स्तर पर, हम किस उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं,
तो ये समाज को विभाजित करने की बात करते हैं, अरे समाज ये विभाजित तोड़ने आप की लोग बात करते हैं। ये तो आप पर आरोप लग रहा है ना, ये तो आप पे लग रहा है, ये तो हर आदमी कह रहा है। शंकराचार्य ने क्या कहा आपको पता है? सुनिएगा बयान। एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा इससे समाज का विभाजीकरण होगा। इन नारों से बच्चों पर गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है इसका। बच्चे स्कूलों में ये बात कह रहे हैं जहां पर ये बात नहीं होनी चाहिए थी। अब जो राजनीति, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को युवाओं में राजनीति का जनक माना जा रहा था ना, कि युवाओं को राजनीति में ले आए, मोबाइल वाले को बना दिया, मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा था और वो बन गया विधायक, लेकिन उसका दुष्परिणाम हमको ये मिल रहा है कि अब स्कूलों में लोग ये कह रहे हैं, हंसी मजाक से हटकर ये बातें हो रही हैं। शंकराचार्य इसके विरोध में है। तो ये जो नारे हैं, एक बार सही, आपको पता है भारतीय राजनीति में नारों का बहुत बड़ा खेल है। एक तो फिर आप बने रहिए हमारे साथ, यहां पर एक रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आपका स्वागत। इसी बीच बड़ी खबर आपको अमेरिका से बता रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है राष्ट्रपति चुनाव में। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में हारी कमला हैरिस। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी दी बधाई। फोकस न्यूज के हवाले से एक खबर। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की हार। फॉक्स न्यूज के हवाले से बड़ी खबर। सभी स्विंग स्टेट में पिछड़ी थी कमला हैरिस। आपको बता दें, शिक्षा अमेरिकी संसद पर भी ट्रंप का कब्जा। राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव भी हुए हैं। इनमें सीनेट यानी ऊपरी सदन में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ने जीत हासिल की है। उन्हें 93 सीटों में से 91 सीटें मिली हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की हार। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की हार। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ट्रंप को दी बधाई। और थोड़ी देर बाद ट्रंप इसी जगह से संबोधन करेंगे जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 47वें और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बड़े बड़े बयान और बहुत ही अलग टाइप का इस बार चुनाव भी हुआ। सबको उम्मीद नहीं थी, सोच रहे थे भारतीय प्रवासी जो हैं वो कमला हैरिस के साथ हैं, जिनकी तादाद लगातार यूएस में बढ़ रही है और वो जीत सकती है। लेकिन जैसा कल भी आपने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हम शुरुआत से ही लीड करते आएंगे, वही रहा। शुरुआती लीड ने उनको जिता दिया और 47वें राष्ट्रपति के रूप में अब वो आ चुके हैं अमेरिका के बनके। सर, निश्चित तौर पर विशाल, अभी जो हमारे पास जो अपडेट्स हैं, अब कोई बहुत ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचा है। अब औपचारिकता मात्र है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। और
जिस तरीके से हम देख रहे थे उनका जो कैंपेन था वो अपने आप में एक तरीके से 18 साल से लेके 25 साल तक के यूथ के लिए उन्होंने डिजाइन किया। तो उनके इलेक्शन मैनेजर्स ने वो सोच रहे थे, वो मानकर चल रहे थे कि जो महिलाओं का वोट घाटा होगा वो यूथ से हम कवर करेंगे। तो जाहिर सी बात, अमेरिका का जो यूथ है वो खास तौर पर जो गोरा है यूथ है, उसके अंदर एक निराशा, हताशा, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो गई थी। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में महंगाई भी एक मुद्दा था। ट्रंप ने महंगाई को भी एक मुद्दा बनाया था कि इन 4 सालों में जो बाइडेन की जो सरकार वहाँ काबिज रही उसके दौरान खाने पीने की चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़े थे। तो ये भी मुद्दा लेकर आए और लोगों ने जो उनके इलेक्शन मैनेजर थे उन्होंने एक कैंपेन में इस बात को साफ तौर पर रखा लोगों के सामने कि जैसे आप भारत में देखते हैं कि 2014 से कंपेयर 2024 को करता है विपक्ष कि तब पेट्रोल के दाम क्या थे, इसके दाम क्या थे, उसके दाम क्या थे। उसी तरीके से वहां भी किया गया कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो खाने पीने की चीजों के दामों से लेकर रोजगार तक, युवाओं की नीतियों तक और खास तौर पर इमिग्रेशन को लेकर ट्रंप की जो नीतियां हैं उसको लेकर वहां का युवा और वहां के लोग उनसे कन्विंस हुए और उनकी पार्टी और उनको आज इस स्थिति में पहुंचाया कि वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां तक आपने सवाल उठाया भारतीयों के, कि भारतवंशी हैं कमला हैरिस, उनकी एक तरीके से जो उनको लोगों ने ये कहा जा रहा था कि भारतवंशी उनको समर्थन करेंगे और वो बड़े डिसाइडिंग होते हैं। लेकिन कल हम सब जब न्यूज रूम में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि नहीं, ट्रंप तो बहुत मजबूत स्थिति में है और वो चूंकि एक घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा है। लगभग 25 मिलियन जो ट्रंप की पार्टी ने एक कैंपेन किया उसमें उन्होंने बताया कि 24 से 25 मिलियन लोग घुसपैठिए हैं, अवैध हैं। और ट्रंप ने कहा कि तत्काल वो राष्ट्रपति बनने के बाद 1 करोड़ लोगों को अमेरिका से बाहर कर देंगे। तो एक जिस तरीके से भारत में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उछालकर 24, 19 और अभी 14 का पीछे जाएंगे तो चुनाव जीता, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राष्ट्रवादी तस्वीर दिखाकर मौजूदा परिस्थिति में इस्लामिक स्टेट्स और जो तमाम जो इस्लामी राज्य हैं उनको अपने कैंपेन में शामिल करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि जो कमला हैरिस हैं वो जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी समर्थक हैं। इन सब चीजें जो 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसका फायदा हुआ और एक तरीके से वो एक बड़े अग्रेसिव नेता के रूप में पिछले दिनों निकल कर वो आए थे। और आप जब अगर 4 साल पहले जाएं जब वो राष्ट्रपति का चुनाव हारे थे तब आप देखें कि वो जो परिणाम आए थे उनको मानने को तैयार नहीं थे। उनके लोग ये बार बार कह रहे थे कि ये बेईमानी हुई है, गलत हुआ है। ये जो परिणाम है वोटिंग से पहले भी जो खासतौर पर उनके इलेक्शन मैनेजर्स हैं और जो एलन मस्क जिनका नाम बहुत सुर्खियों में, उन्होंने अभी घोषणा कर दी कि ट्रंप जीत गए हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि युवा अपने जीवन मरण का प्रश्न बनाकर ये चुनाव लड़े, ये उसके भविष्य का मामला है, यूथ जाए। तो सबसे बड़ी बात विशाल यही है कि एक तरीके से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 14 में चुनाव जीता था कि बहुत उम्मीदें लोगों को बंधाकर, उसी तरीके से 24 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका की सत्ता पर कब्जा किया है। सीनेट में उनका कब्जा हो गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ कमला हैरिस के लिए वहां बचा है। भारत के नज़रिए से सर कौन बेहतर, अगर हम कमला हैरिस की बात, क्योंकि तमिलनाडु से उनका ताल्लुकात है, भारतीय मूल की हैं, ये एक रीज़न हो सकता था कि अगर कमला हैरिस जीती तो भारत को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन बाइडेन का तो पूरी आइडियोलॉजी अलग थी, उनका चीन के प्रति थोड़ा ज़्यादा लगाव। और ट्रंप की अगर बात करें, ट्रंप जितनी बार 2 बार भारत भी आ चुके हैं तो अब इस बार भारत के लिहाज से कितना खास है ये चुनाव? जाहिर सी बात है, ये मीडिया में, चाहे अमेरिकी मीडिया हो, भारतीय मीडिया हो, ये बताने की कोशिश की जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के बड़े करीबी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े अजीज दोस्त हैं। लेकिन विशाल, ये सब मायने कोई मतलब नहीं होता। कोई व्यक्तिगत दोस्ती राष्ट्रों में नहीं चलती। और अगर एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक विश्लेषक के रूप में मैं अगर देखूं तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता कमला हैरिस जीते या ट्रंप जीते। वास्तव में जो विदेश नीति है, किसी देश की नीतियां महत्वपूर्ण होती हैं कि हमारी नीतियां क्या हैं और उसके सामने वाले का रिस्पांस क्या है। तो महत्वपूर्ण है, भारत बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका चाहकर भी भारत को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। वहां कुर्सी पर ट्रंप बैठते हैं, कमला हैरिस बैठते हैं, XYZ कोई बैठता है, मेरे हिसाब से इसका कोई बहुत महत्व नहीं। हालांकि भारतीय मीडिया में लगभग हर एंकर ये सवाल पूछता नजर आएगा
कि भारत के लिए कौन मुफीद है। मैं मानता हूं कि कोई भी बनता वो मुफीद है। भारत का अपना स्टैंड है, भारत को और मजबूती के साथ में अपने मुद्दों के साथ में खड़े होना पड़ेगा। भारत जिस तरीके से चीन को लेकर चिंताएं थी, पाकिस्तान को लेकर चिंताएं थी, तो ऐसा नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे तो वो अपने देश का भला न देखते हुए अगर चीन से उनको फायदा होगा या पाकिस्तान में हथियार सप्लाई करके फायदा कर सकते हैं तो वो भारत की तरफ नहीं देखेंगे। हमें अपने स्टैंड पर मजबूती के साथ रहना होगा और भारत बहुत मजबूत देश है, इस दुनिया का सबसे ताकतवर, अगर आबादी के लिहाज से कहें, यूथ पावर के लिहाज से कहें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहें और एक तरीके से आर्थिक लिहाज से भी हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए आपका। तो डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। अमेरिका के चुनाव में ट्रंप को मिला बहुमत। आज जो हमारे साथ पैनल जुड़ा था उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुड़ने के लिए, चर्चा को खास बनाने तो फिलहाल हम लोग अब बात करें तारीख बदली, नतीजे बदलेंगे। अब नतीजे जब 23 नवंबर को आएंगे तब देखना होगा कि जाते जाते 2024 भाजपा के लिए हरियाणा के बाद क्या गुड न्यूज़ सुनाता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।